तैयार नहीं है। अभी तो ये बॉर्डर में 10 किलोमीटर अंदर अपनी पोस्ट बना के रखे थे। अभी लास्ट ईयर का भी प्रयास के बाद ये लोग एक्चुअली बॉर्डर पर गए हैं। नो मैंस लैंड के पास इनकी पोस्टें बनी हैं। पोस्टें काफी स्ट्रेंथन की गई हैं। गश्त भी होती है जैसी जानकारी मिली है। तो मुझको पूरा विश्वास है कि जिस तरह से एसएसबी सक्रिय हुई है, अब आगे चल के कोई न कोई सफलता जरूर मिलेगी। जी, विजय राघव पंत साहब, आप उत्तराखंड के पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे हैं। आपके पास मैं आना चाहूंगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा 264 किलोमीटर की उत्तराखंड प्रदेश की जो सीमा नेपाल से लगती है, आखिरकार हम सख्ती वहां क्यों नहीं बरत सकते? रोटी बेटी का संबंध है वो आम लोगों में है, लेकिन आतंकवादी वो आम लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा रहे हैं। खूंखार आतंकवादी यहां से वहां लगातार हो रहे हैं। चीनी एजेंट्स की मूवमेंट देखी जा रही है। लश्कर तैयबा और हुजी के आतंकवादी बॉर्डर एरिया में आ रहे हैं। ऐसे में हमें अपनी सुरक्षा के लिए आप अब नहीं तो कब जागेंगे हम? देखिए, ऐसा है, इसमें मेरा मत ये है कि जहां तक भारत नेपाल सीमा का प्रश्न है, जब तक ये बॉर्डर पोरस रहेगा, खुला रहेगा, तब तक ये सब समस्याएं जो आपके अभी कार्यक्रम में हमने देखी वो सब आती रहेंगी। जहां तक उत्तराखंड का प्रश्न है, उत्तराखंड में जो सीमा है उसमें काफी इलाका पहाड़ी है और बीच में काली नदी बहती है जिससे कि सीमा बनी हुई है, लेकिन उसको भी पार करने के लोग नए नए तरीके इजाद करते हैं और उसको क्रॉस कर रहे हैं। तो ये समस्या जब तक हम, जो हमारी भारत नेपाल एक संधि थी जो 1950 में काफी समय पहले की गई, उसका जब तक एक समीक्षा नहीं की जाएगी, जब तक कि हम अपने बॉर्डर को सुरक्षित और बंद करने के प्रयास नहीं करेंगे, तब तक नेपाल के आंतरिक जो भी गतिविधियां हैं, वहां बढ़ता हुआ चीन का प्रभाव है और पाकिस्तानी जो प्रभाव है वो भी वहां पर है, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से। तो इन सभी से निपटने के लिए बहुत आवश्यक है कि हमारा जो सीमा क्षेत्र है वो सुरक्षित रहे, उस पर और बंदिशें लगें और सरकार को या जो भी इसके विचारक है उनको इस बात पर गंभीरता से बहुत गौर करना चाहिए कि क्या हम, आज स्थिति ऐसी है कि हम नेपाल और भारत की सीमा को खुला रखें या इसको हम, जैसे अन्य देशों के साथ हमारे संबंध हैं, उसको रखते हुए इसको कुछ और सख्ती करने की या इस पर और कुछ प्रतिबंध लगाने की हम लोग प्रयास करें। पंत साहब, कल उत्तराखंड के एक और पूर्व डीजीपी हमारे साथ थे, पांडे साहब इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे। वो कह रहे हैं नहीं सब कुछ ठीक है और आप जो दिखा रहे हैं वो अतिशयोक्ति है। मैं इस पर भी आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगा, क्योंकि आप दोनों समकालीन समकक्ष रहे हैं। नहीं, अब उनका क्या मत था, नहीं, मेरा इसमें आपको कहना है कि कल का कार्यक्रम क्या था, मुझे उसकी खबर नहीं थी, मैं देख नहीं पाया। लेकिन हर व्यक्ति का अपना एक मत होता है, लेकिन मैं अपना जहां तक मत आज आपसे प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि मेरा अपना विचार यह है कि जो सीमा है उसको सुरक्षित रखने के लिए हमें वहां पर प्रतिबंधों को और बढ़ाना पड़ेगा। अगर यही स्थिति चलती रही तो फ्री आवागमन है, बिल्कुल एकदम से कहीं कोई रोक टोक नहीं है, तो उसके इस संधि के जो प्राविधान है उनकी आड़ में किसी भी प्रकार की अवैधानिक गतिविधि या आपराधिक गतिविधि या असामाजिक गतिविधि कोई भी चल सकती है, उसको उस पर प्रतिबंध लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सीमा पर प्रतिबंधों की मैं बहुत पुरजोर तरीके से वकालत करूंगा कि उसको बढ़ाया जाना चाहिए और जिस परिस्थितियों में सन 1950 में संधि हुई थी वो परिस्थितियां आज बहुत बदल चुकी हैं। तो नए परिप्रेक्ष्य में जो नई परिस्थितियां हैं, इसके आधार पर कुछ इसमें कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अली अकबर साहब, आप प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी के। मुख्यमंत्री जी कई बार इस तरफ इशारा कर चुके हैं। नई दिल्ली में विज्ञान भवन में जो मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ था उसमें साफ तौर पर उन्होंने और बहुगुणा जी दोनों ने कहा था कि ये जो बॉर्डर एरिया है ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है और हम विशेष सुरक्षा दस्ता बनाना चाहते हैं, स्पॉट्स की तैनाती वहां करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद आगे कुछ हुआ नहीं और आज भी भारत के खिलाफ नेपाल की सरजमी से एक छद्म युद्ध जारी रखा जा रहा है। तमाम मदरसे वहां बन गए हैं, कई हजार मदरसे हैं, मदरसों में तमाम तरह की गतिविधियां हो रही हैं। ये सबूत हैं, आईबी की ये इंटरनल रिपोर्ट्स हैं, ये हमारे कैमरे में सारी चीजें कैद हैं। उसके बावजूद हम कुछ नहीं कर पा रहे, ऐसा क्यों? नहीं, इसमें इस वक्त खाली मदरसों को कहना सही नहीं होगा। कि मदरसों में गलत कोई गतिविधियां हो रही हैं। वहां पे तो ये हालात ये हैं कि कोई भी आ जा सकता है।
पूरा बॉर्डर खुला हुआ है, कहीं कहीं के फल्लांग पे खाली पिलर हैं, डिमार्केशन पिलर पड़े लगे हुए हैं, इधर खेती हो रही उधर खेती हो रही है, बाकी खुला हुआ है। कोई भी गांव से आ जाए चाहे जैसे आ जाए, वहां तो बॉर्डर आपको सील करना ही पड़ेगा, भले सख्ती ना करिए, गेट बढ़ाइए। अभी अगस्त में भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री आए थे, गोरंग नाका चौकी है उसका उद्घाटन करने आए थे। उन्हीं ने भी कहा कि सीमा सुरक्षा के लिए काफी संवेदनशील है सरकार, लेकिन कुछ कर नहीं रहे। कई चौकियां, एक बटालियन होगी, बलरामपुर से मेरा ताल्लुक है, हम लोग खुद देखते हैं, चश्मदीद हैं उसके, उसको देख रहे हैं। ये इल्जाम लगाना कि खाली मदरसों की वजह से आतंकवाद पनप रहा है, नहीं 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 अकबर साहब आप दरअसल मेरे शब्दों को या तो समझ नहीं पाए या मैं समझा नहीं पाया। अकबर साहब मैं दोबारा समझा रहा हूं, दोबारा समझाना चाहता हूं। मैंने ये कतई नहीं कहा कि जो मदरसे वहां पर हैं उन मदरसों में आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं। मैंने कहा कई सारे मदरसे वहां खुल गए हैं, मैंने ये नहीं कहा। दरअसल आपने जो कहा अकबर साहब, आपने जो कहा ना वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कहा, हमने तो ये कहा ही नहीं जो आपने कह दिया। नहीं आपने ये नहीं कहा, आपने कहा कि उस मदरसों तो फिर नाहक ही खुद को बेकसूर साबित करना ये क्या संकेत देता है? हमने तो कहा ही नहीं, हमने तो इल्जाम लगाया नहीं, हमारी रिपोर्ट में इल्जाम लगे भी नहीं। आपने कहा रिपोर्ट है मदरसे खुल रहे हैं, मदरसे जी मैंने कहा भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली इंटेलिजेंस ब्यूरो की ये रिपोर्ट है कि तकरीबन 3500 से ज्यादा मदरसे पिछले 5 वर्षों में बॉर्डर एरिया में खुल गए हैं। उनमें ज्यादातर जो नागरिक हैं वो भारत के नहीं हैं, लेकिन भारत की सीमा में रहते हैं। एक मजहब विशेष की नुमाइंदगी, सुनिए पूरा सुन लीजिए। मैंने स्टिंग ऑपरेशन करने के पहले बहुत रिसर्च की। मैं चाहता हूं मैं आपका जितना ज्ञान मैंने पढ़ा है, अब मेरे पास ज्ञान क्यों रह जाए, मैं आपसे ही बांटूं, क्योंकि मैंने सुना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जी तो 3500 से ज्यादा मदरसे वहां खुले। उन मदरसों में ज्यादातर जो लोग रहने वाले हैं वो भारत के रहवासी ना होते हुए भी बॉर्डर एरिया में भारत में रहते हैं। आईबी की रिपोर्ट ये कहती है कि उन एरियाज में कई सारी ऐसी गतिविधियां होती हैं जो कम से कम देश के लिए ठीक नहीं है। ये रिपोर्ट मेरी नहीं है। नहीं, ये यकीनन आप सही कह रहे हैं, हम इससे आपकी बात से सहमत हैं। हाँ, हम आपकी इस बात से सहमत हैं कि वहां गतिविधियां बॉर्डर एरिया पे हो रही हैं। हाँ, बॉर्डर एरिया जो बाहर के लोग अगर आए हुए हैं उसकी विधिवत जांच हो, चेकिंग हो। यशपाल सिंह साहब अगर वहां पर अनाधिकृत तौर पर लोग रह रहे हैं, अगर वो भारत के नहीं हैं लेकिन तब भी भारत की सीमा में रह रहे हैं, तो फिर सरकार को क्या करना चाहिए? यह भी एक सवाल अपने आप में। सिंह साहब आवाज बीच में कट जा रही है। अगर वो भारत के नागरिक नहीं हैं और हमारी सीमा के अंदर रह रहे हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। आइडेंटिफाई करके उन्हें फोर्स करना चाहिए कि वो अपने देश को जाएं। हाँ। या उनके ऊपर मुकदमे कायम करके उनके चालान हो, उनको सजा दी जानी चाहिए। हाँ। इस तरह से जो भारत के नागरिक नहीं हैं, अवांछनीय लोग हैं, उनका आकर के इस इलाके में रहना अपने आप में बहुत खतरनाक है। नहीं, ठीक बात है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये निगोड़ी जो राजनीति है ना, जो निगोड़ी राजनीति है, इस निगोड़ी राजनीति जो ना कराए सो थोड़ा है। दिक्कत इस बात की है अमिताभ अग्निहोत्री जी। देखिए, मुझे लगता है अली अकबर साहब थोड़ा सा टची हो गए उस बात पर, भावनात्मक हो गए। हाँ, सेंटी हो गए, भावुक हो गए। मेरा बहुत एक स्पष्ट वो है व्यू। अगर किसी गांव में मैं बतौर कलेक्टर या कप्तान तैनात हूं और मैं देखूं कि भाई यहां 100 संस्कृत विद्यालय खुल गए, तो मेरा माथा ठनकेगा। कलेक्टर कप्तान के नाते भी ठनकेगा और पत्रकार के नाते रहूंगा तो भी ठनकेगा और विधायक रहूंगा तो भी ठनकेगा। मैं कहूंगा जब पूरे गांव भर में 5 आदमी संस्कृत पढ़ने वाला नहीं तो ये 100 स्कूल किस लिए खुले? ये क्या करेंगे? ये सवाल तो उठना चाहिए। ठीक बात है भाई, शासन की नजर इसी को बोलते हैं ना। क्या 3500 मदरसों के लिए उतनी आबादी वहां है? 3500 मदरसे माने रखते। ठीक बात है।
और सारे शिक्षार्थी क्या बॉर्डर पे ही जाके पढ़ रहे हैं? ये भी सवाल है। तो ये मजहब का प्रश्न नहीं, ये इसको एक स्थूल रूप में लेना चाहिए, एक सेंटर के रूप में लेना चाहिए। अगर कोई ऐसा सेंटर पनप रहा है, वो किसी भी धर्म की आड़ में पनप सकता है, किसी भी समूह की आड़ में पनप सकता है। नेपाल से बड़ा उदाहरण क्या होगा? राजशाही जब तक थी तब तक वो विश्व का इकलौता हिंदू राष्ट्र था। नेपाल हमारे साथ उसका सांस्कृतिक रिश्ता, आध्यात्मिक रिश्ता, कामाख्या पीठ, वहां पशुपति, उन सबके बाद रोटी बेटी के संबंध, सबके बाद हमने देखा कि कमजोर पड़ोसी, अस्त व्यस्त पड़ोसी, जिसके यहां कानून का राज खत्म हो जाए, वो सबसे खतरनाक होता है। वो सबसे खतरनाक होता है। वो दुश्मन से भी ज्यादा वल्नरेबल होता है, उससे भी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। दुश्मन, हमको पता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, उसमें एहतियात हम बरतते हैं, लेकिन वहां तो बहुत मुश्किल हो जाती है जहां दोस्ती भी है और दुश्मनी का खेल भी दूसरे खेल जाए उस गरीब की जमीन पर। मैंने कल उदाहरण दिया था, कमजोर पड़ोसी दबाव में या लालच में जब ईमान बेचता है तो सबल पड़ोसी के लिए खतरा उत्पन्न कर देता है। ठीक बात, उसकी जान के लिए खतरा उत्पन्न कर देता है। ये बड़ा सवाल है। नेपाल के रिश्तों को इसी क्रम में देखना होगा हमको। नेपाल से शिकायत नहीं, नेपाल के आम आदमी से शिकायत नहीं, शिकायत है जो भारत विरोधी तत्व हैं आसपास में, हमारे पड़ोस में तमाम मुल्क हैं, उनके नाम बार बार रिपीट करना कोई बहुत जरूरी नहीं। वो लोग नेपाल की जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं और सरकार उसे कुछ दबाव में, कुछ लालच में। तो इसके लिए मुझे समझ दो बातें आती हैं। एक, इतनी बड़ी सीमा 100% आप उसको कॉर्डन ऑफ कर ही नहीं सकते, ये व्यवहारिक सच नहीं, इसलिए हो नहीं सकता। इतनी लंबी सीमा, उस पर व्यवस्था सुधार सकते हैं। जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो थोड़ा भ्रष्टाचार का वॉल्यूम कम करें तो शायद कुछ स्थिति सुधरे। अब दूसरी चीज, जो हमने अफगानिस्तान में पैसा क्यों लगाया भारत ने? अपने यहां क्या इफरात है पैसे की? नहीं, यहां भी भुखमरी है, यहां भी संघर्ष है, लेकिन हम अफगानिस्तान में वहां जब स्थितियां विचित्र हुई तो भारत ने 100 करोड़ रुपए भेजे पुनर्निर्माण में अपने अंशदान के लिए। क्यों भेजा? उस बात को समझिए। रणनीतिक तौर पर यह जरूरी है कि अफगानिस्तान में हमारा हस्तक्षेप रहे और अफगानिस्तान शांत देश के रूप में इमर्ज हो। हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि भूगोल नहीं बदल सकते। वैसे मैं कहता हूं ये भारत के लिए मैंडेटरी है कि नेपाल स्थिर हो, नेपाल शांत हो, नेपाल भारत विरोधी देशों के लालच से, दबाव से मुक्त हो। इसके लिए नेपाल को जितनी कोरामिन इंजेक्शन, विटामिन, वो नेचुरोथेरेपी, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक जितनी दवाएं देनी हो सब देनी चाहिए देश को, क्योंकि अस्थिर नेपाल, बिकाऊ नेपाल हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर देगा। इस बात को समझिए। जी, इस बात को समझना होगा। और भारत विरोधी हरकतें देखकर अब हमें ऐसा लगने लगा था कि अगर कुछ और वर्षों तक नेपाल में ऐसा चलता रहा तो चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश से बड़ा खतरा तो नेपाल होगा हमारे लिए। तब हम कैसे निपटेंगे इस खतरे से? कैसे मुकाबला करेंगे इस छुपे हुए खतरे का, जो अमिताभ जी सवाल उठा रहे हैं? सवाल बड़ा यह भी था कि आखिर क्यों हमने भारत नेपाल सीमा को फ्री कर रखा है, जैसा राघव पंत साहब कह रहे हैं। इससे भारत को आखिरकार फायदे से ज्यादा जब नुकसान हो रहे हैं तो फिर हम बड़े नुकसानों के बीच में छोटे छोटे फायदे क्यों तलाशें? यह भी एक सवाल है। अचानक ही एक पुराना शेर हमें याद आ गया। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा? मगर नेपाल में तो बर्बादी का उल्लू शाख से उतरकर जड़ में जा घुसा था। अब तो इस मुल्क का अल्लाह ही मालिक था।
मगर वतन वापसी के पहले हमने इन नेपाली सुरक्षा अधिकारी महोदय से और बातचीत की। सबसे पहले इन्होंने अपने जवानों के साथ मिलकर हमें हमारी यात्रा शुभ होने की शुभकामनाएं दी। जय नेपाल, आपका यात्रा सफल हो और सुरक्षित। और फिर धीरे धीरे लगे जहर उगलने, खुद को पाक साफ बताया और सारा दोष भारतीय